Hello dear students, this is our midterm examination question paper part C मैथमेटिक्स, जिसमें कि हमारे पास 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो 27वां क्वेश्चन हमारे पास था कि काटते तल पर इन दोनों बिंदु को ग्राफ पर हमें शो करना है और उसके बाद ये वाई एक्सिस पर कहाँ काटती है ये लाइन, ये बताना है बेटा। तो देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं पहले। ये इस तरीके से हमारे पास एक्सिस की पोजीशन होती है। तो ये अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये एक्स माइनस हम सब सीख चुके हैं, वाई डैश, वाई प्लस एंड वाई नेगेटिव, एंड दिस इज अवर ओरिजिन मूल बिंदु। अब हमारे पास ऐसे यहाँ पे भी पॉजिटिव है ऊपर। तो उसने सबसे पहले हमें बोला 6 जीरो का मतलब आप पहले एक्स एक्सिस पे आएंगे 6 और फिर यहाँ आके 0 यानी कि यहीं रुक जाना है आपने, और इसके बाद इसे डार्क करने के बाद आप इसे लिख देंगे 6 0। नेक्स्ट पॉइंट था 2 2, दैट मीन्स 2 के ऊपर पहले इस पर चलेंगे फिर इसके ऊपर ही 2 पॉइंट और जाएंगे। तो ये पॉइंट आपने बनाया और इसे लिख दिया 2 2। तो ऐसा करने के बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ये हमारी सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ होनी थी। ये देखिए तो अब उसके बाद उसने हमसे पूछा है कि y एक्सिस पर ये लाइन कहाँ काट रही है, जहाँ P और Q, इस लाइन का नाम क्या दिया है उसने, P और Q। ये पॉइंट P है और ये Q है और ये आगे निकल के y एक्सिस को काट रही है। तो देखिए ये यहाँ पे काट रही है और ये कौन सा पॉइंट है, हमें ये पॉइंट बताना था। तो पॉइंट पे पहले हमें x देखना होता है, तो ये 0 है और उसके बाद ऊपर कितना जा रहा है 3 पर, तो पॉइंट बन गया 0 3। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होना था। नेक्स्ट देखिए 0.23 बार को p/q के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम x को मान लेते हैं इसे 0.23 बार, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बताया गया है कि जो भी पहले एक्स्ट्रा डिजिट है आपके पास नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा, जो कि नॉन रिपीटिंग है, सबसे पहले आपको उस नंबर को हटाना है। तो कितने नंबर ऐसे हैं, सिर्फ 1। तो 1 को इधर लेके आने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 10x से, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो एक्स्ट्रा नंबर था इधर आ गया और बाकी 3 बार सारे इधर ही रह गए। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनमें से एक नंबर को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा, 3 एक ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है ना। तो 3 को इधर लाने के लिए एक बार और 10 से गुणा करना पड़ेगा, दैट मीन्स 10 गुणा 10। और यहाँ पे क्या होगा, एक 3 भी उठ के इधर आ जाएगा और बाकी के सारे 3 जो कि अनकाउंटेबल हैं वो सारे वहीं रह जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारी। अब ये बन गया 100x इक्वल टू 23.3 बार, थर्ड इक्वेशन, जिसको हमने और आगे सॉल्व कर लिया है। हम यहाँ से चाहें तो यहाँ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए अब हमें क्या करना है, तीसरी में से दूसरी को माइनस करना है। इक्वेशन 3, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन वर्ड जरूर आपने लिखना है, खाली 3 घटा 2 नहीं लिख देंगे, है ना। तो इक्वेशन 3 जब इस आपने किया तो 100 घटा 10, 100x घटा 10x, और इस तरफ क्या आ जाएगा 23.3 बार माइनस 2.3 बार। तो जब माइनस करेंगे तो 3 बार से 3 बार सारे कट गए और 100 में से 10 गए, 90x इज इक्वल टू 23 माइनस 20
2 is 21. So that means x is equal to 21 upon 90. जिसको हम कट भी कर सकते हैं आगे 3 के टेबल से 7/30। इसके 29th क्वेश्चन में हमारे पास एक थ्योरम थी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि हम बहुत बार कर चुके होते हैं। आपको दोबारा भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। चॉइस का क्वेश्चन देखते हैं। DE इज इक्वल टू DF, ये दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं और एंगल D हमें बताना है, ये वाला एंगल। और ये एंगल देख रहे हैं बेटा आप 130 है, तो इसके साथ वाला कितना होगा, रैखिक युग्म है, तो ये 180 होंगे दोनों मिला के। तो ये कितने का बचा, 50 का। अब ये 50 का है, तो क्योंकि दोनों भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी 50 का हो गया, है ना। अब दो त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180, जिसमें 2 हो गए 100 के, तो तीसरा कितने का बचा, 80 का। मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन था हमारे पास ये। हम चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, इन नंबर्स को, इन एंगल्स को नंबर डाल देते हैं 1 2 3। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 घटा 130, कितना आ गया, 50 डिग्री। रीजन क्या है, रैखिक युग्म। अब एंगल 2 भी कितना हो गया, 50 डिग्री। इसका क्या कारण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इक्वल साइड्स है इक्वल अपोजिट एंगल, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो इसलिए एंगल 3 कितना हो गया, 180 घटा 50 घटा 50। ये किस वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो कितना आ गया ये, 80 डिग्री। 30th क्वेश्चन। एक गोल कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। बेटा यहाँ आपने क्या गलती करते हैं आप लोग, कि ये गोला जो लिखा है ना, इसकी वजह से आपने यहाँ गोले के फॉर्मूलेस लगा दिए हैं, जबकि ये गोला नहीं है। आप देखिए कुआं किस तरीके से है, ये इस तरीके से होगा ना कुआं। इसकी गहराई भी आपको दे रखी है, तो ये बेलन के आकार का था। ये 10 मीटर गहरा है और इसका व्यास हमें दे रखा है 3.5 मीटर। तो त्रिज्या हमें आधी करके निकालनी है, तो लिख लेते हैं D इज 3.5। तो R कितना हो गया, 3.5/2, और साथ ही H कितना है, 10 मीटर। इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाली, यानी कि बेलन का मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा, 2πRH। और उसके बाद इसके ऊपर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर भी कर रहा है। तो खर्चा जब हम निकालेंगे तो इसी टर्म को हम 10 से गुणा कर देंगे। तो हम सीधा ही निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना हो जाएगी, 2πRH गुणा 10। अब हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। पाई हमारा 22/7 है, R हमारा 3.5/2 है, और H हमारा 10 है, और इंटू 10 एक और है ना। सबसे पहले ये डेसिमल हटा के एक 10 और नीचे आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक है। अब देखिए 10 से 10 कट गया, 7 से 35 को काट दिया 5 पर, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली हमारे पास रह गया ऊपर 22 गुणा 5 गुणा 10। सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1100 रुपीस, क्योंकि हम सीधा ही कॉस्ट निकाल रहे हैं, इसलिए आंसर में रुपीस लिख दिया हमने। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। 31, एक बेलनाकार बर्तन, अगेन आपको सिलेंडर का क्वेश्चन दे रखा है। ये देखिए एक सिलेंडर है और ये कहाँ तक, 32 सेंटीमीटर तक यहाँ जूस से भरा हुआ है इस तरीके से, और इसमें से जूस निकाल के छोटे बेलन गिलास में भी, वो भी एक सिलेंडर है इस तरीके से, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 और त्रिज्या इसकी लिख लेते हैं। और हमें बताना है कि कितने इसमें ग्लास भरे जाएंगे
और जबकि एक गिलास का मूल्य 6 रुपये है, तो टोटल हमें कितने रुपए मिलेंगे। ये इस तरीके से क्वेश्चन था बेटा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्लासेस हमारे कैसे निकालते हैं हम, क्योंकि जूस भरा हुआ है तो इसका मतलब आप आयतन निकालेंगे। इसके अंदर जो चीज़ भरी हुई होती है उसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं ना। तो क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्ज, या बड़े बर्तन का आप लिख सकते हैं, बड़े बर्तन का आयतन, और बटे में वॉल्यूम ऑफ ग्लास। इस तरीके से जब हम बड़े को आयतन को छोटे से भाग करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्लासेस पता चल जाएंगे हमें कि इसमें से कितने ग्लास भरे जाएंगे। अब टोटल कॉस्ट हम जब निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट जैसे अभी पिछले क्वेश्चन किया था, सीधा हम इसको किससे कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो अब सीधा ही लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द जूस वॉल्यूम ऑफ लार्ज वेसल, बड़े बर्तन का आयतन, बटे में गिलास का आयतन, गुणा में 6। अब वैल्यूज रख देते हैं सारी। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। जबकि बड़ी वाले की त्रिज्या कितनी थी, 15, और इसकी हाइट कितनी है, सारी चीजें हम ये लिख लेते हैं। हाइट इसकी 32 है, और छोटे वाले गिलास का त्रिज्या कितनी है, 3, और इसकी हाइट कितनी है, 8। अब देखिए बहुत ध्यान से आप वैल्यूज रख देंगे। पाई बड़े वाले का ऊपर लिखना है, तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 15, 15 का वर्ग गुणा में 32 बटा में पाई छोटे गिलास की त्रिज्या 3 और इसकी हाइट 8 गुणा में 6। देखिए बिना कैलकुलेशन किए हमें पता चल रहा है पाई से पाई कट गया। देखिए 8 से 32 कट गया, हमारे पास रह गया 15 गुणा 6 बटे में 3 गुणा कुछ नहीं है ना, ये हम हटा चुके हैं पहले ही। तो नीचे रह गया सिर्फ 3 गुणा 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया बेटा। 3 से ये कटा, ये भी कट गया, तो हमारे पास आ गया आंसर और एक ऊपर 4 भी बचा था हमारे पास। देखिए ये वाला 4, सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आंसर मिल जाएगा 600 रुपये। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक हमारे पास बड़ा बर्तन था जो कि जूस से भरा हुआ था 32 सेंटीमीटर की हाइट तक, और इसमें से उसने गिलास में जूस डाल के वो बेच रहा है बेटा, जो भी कुछ कर रहा है, और उसने एक गिलास का मूल्य 6 रुपये रखा है। ठीक है, तो हमें पहले तो ये पता करना था कि इस जूस में कितने गिलास भरे जाएंगे। तो वो कैसे पता चलता है, इस बड़े आयतन को हम छोटे के आयतन से भाग कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयतन लार्ज वेसल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बड़े बर्तन का आयतन भाग गिलास का आयतन। और जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले को हमने 6 से गुणा कर दिया। अब बेलन का आयतन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपने पहले ही, इससे पहले हम वक्र पृष्ठ निकाल रहे थे। देखिए यहाँ हमने लगाया था 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ पूछा था इसने बेलन का। अब क्योंकि ये जूस से भरा हुआ है तो हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो आयतन हमने पहले बड़े वाले का लगाया, बड़े की रेडियस रखी, बड़े की ही हाइट रखी, और नीचे पाई लिखा, छोटे की त्रिज्या रखी, छोटे की हाइट रखी, और गुणा में 6 कर दिया। इसको जो जो कट रहा था यहीं काट दिया बेटा। सारा कुछ सॉल्व करके 600 रुपये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई पैरेलल है ए बी के, और हमें पी एम क्यू का रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो सबसे पहले तो हमें पी एम क्यू ही पता होना चाहिए, ये वाला एंगल। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल होती है। एल समांतर है एक्स वाई और समांतर है ए बी के। अब जब मैंने इसके समांतर खींच ली ये लाइन, तो अगर मैं इसको x नाम, इसको 1 नाम दे दें और इसको 2 दे दें, तो एंगल 1 कितना होगा, ये दोनों मिला के कितने हैं, अंतः कोण है ना,
तो ये कितने डिग्री के होते हैं? 180 के। तो 180 में से 130 घटा देंगे तो ये कितने डिग्री का आ गया? 50 डिग्री का। अब ये देखिए, ये वाला 2 और ये वाला 50, ये कैसा है? जेड बन रहा है, अंतः एक अंतर कोण है, तो कोण 2 भी कितना हुआ? बराबर होते हैं ऐसे कोण 50 डिग्री का। इसका मतलब कोण 1 जमा कोण 2 दोनों मिला के 50 जमा 50 बराबर 100 डिग्री के हो गए, है ना। तो इसका जो रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती पूछा है, इसका मतलब हम इसे 360 में से घटा देंगे। तो आप लिखेंगे PMQ का प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 घटा 100 डिग्री बराबर 260 डिग्री। आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट गुणनखंड कीजिए। 5x² - 18x + 9। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ABC लिख लेते हैं। तो अब गुणा करने पे हमारे पास AC आना चाहिए, यानी कि 5 × 9 45। तो अब 45 के आपको इस तरीके से टुकड़े करने थे कि गुणा करें तो 45 आए और जमा या घटा करें तो 18 आए। तो क्या करेंगे हम? 45 को इस तरीके से आपने टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 45 मिलना चाहिए हमें। तो आपने क्या इसके फैक्टर करिए, 15 और 3, ठीक है। उसके बाद बड़ी टर्म के साथ हम हमेशा b का साइन लगाते हैं, तो ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का, क्योंकि जमा करेंगे जब ही 18 मिल पाएगा। तो एक माइनस है तो दूसरे भी माइनस। उसके बाद हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5x², बीच वाली टर्म नहीं लिखते, उसकी जगह हम ये दोनों नंबर्स लिखेंगे x के साथ। अब 2 के जोड़े बना लेते हैं। 5x² - 15x, माइनस बाहर निकाल देते हैं तो अंदर भी माइनस ही बचेगा। 5x कॉमन, x - 3 -3 कॉमन, अगेन x - 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं। फैक्टर हो गए x - 3 × 5x - 3। दिस इज अवर आंसर। चॉइस में हमारे पास था, एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x³ 3x²। 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी इस तरीके के क्वेश्चन था एक, ये हमारे को दिया गया है और हमें बताना है m(-1 - m2)। तो हम एक एक करके m-1 निकालेंगे पहले, फिर m-2। ये mx है हमारे पास। तो m-1 का क्या मतलब है कि जहां x है वहां आप -1 रख दीजिए, ब्रैकेट में रखते हैं हमेशा। -3। यहाँ आपने क्या किया हुआ है, कई बच्चों ने कि -1 का क्यूब होना था, आप इस बाहर वाले नंबर का क्यूब कर रहे हैं या बाहर का स्क्वायर कर रहे हैं। कितना गलत है, बहुत ही ध्यान से। -1 को 3 बार गुणा करेंगे -1 ही आएगा, -1 को 2 बार गुणा करेंगे +1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गए, -3 ये रह गया ऐसा कैसी। अब ये क्या बना, -4 + 3 + 4 -3, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या रह गया 0। अब हम निकालेंगे m(2), यानी कि x की जगह आपके पास 2 रखिए। दो की घात 3 यानी कि 4 × 8, 2 को 3 बार गुणा किया, 3 × 2 × 2 4, घटा 4 × 2 8, घटा 3, तो 32 जमा 12 घटा 11, दोनों को जमा कर दिया, हमारे पास फाइनली इसके लिए आएगा 33। अब हम अपने इस क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं जो हमने करना है। तो m-1 हमने कितना निकाला, 0, 0 रख दिया। बीच में क्या लगाना है, माइनस। m2 कितना निकाला है हमने, 33, तो 33 रख दिया यहाँ पे। अब 0 - 33 कितना आ गया, -33। ये हमारा
फाइनल आंसर है। तो बेटा आप अपनी गलतियां देखिए कहाँ कहाँ आपने की हैं, समझिए उन्हें। कीप ऑन लर्निंग, स्टे